ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू करांगे ब्लड प्लेटलेट्स तो। ब्लड प्लेटलेट्स की ने थ्रोम्बोसाइट्स। हुण तक आपां कर चुके हैं आरबीसी, कल आपां कीते डब्ल्यूबीसी, अज आपां करांगे थ्रोम्बोसाइट्स। देखो सीधा फंक्शंस तो पढ़ांगे। द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पोंसिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजरीज। हुण देखो अगर बॉडी दे विच किते भी कोई इंजरी हो गई है, छोटा जा कोई कट लग गया है, तो उत्थों ब्लड कभी भी लीक नहीं होंदा, है ना। पता है ना, ब्लड की एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 10 ड्रॉप चली जाएगी, ये तो नहीं पूरी बॉडी का ब्लड ही लीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। ठीक है, जिन्नी देर तक कोई मेजर इंजरी ना होगी होए। मेजर इंजरी जिमें कि मतलब एक पूरा हाथ ही कट गया, वो मेजर इंजरी होएगी। कोई छोटी मोटी इंजरी जिमें कि स्क्रैच लग गया, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ। ਉਹ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟਸ। ਕਲੀਅਰ, ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆਰ disintegration produced by the chemical called thromboplastin or thrombokinase। डिसइंटीग्रेशन का मतलब की होता है, देखो एक कैमिकल है, हुणे मैं तुहानू पूरा फ्लो चार्ट बनावांगा। इस पूरे फ्लो चार्ट की हैल्प के नाल तुहानू समझ आएगा भी जदों तुहाडी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से कोई इंजरी हो जाती है, उस पर्टिकुलर इंजरी के उपर क्लोटिंग किवें चलती है, क्लोटिंग किवें होंदी है, इनू बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब एवें नहीं है एक प्रोसैस च ही हो जाएगी, इहदे लई 1-2 स्टैप्स चलते हैं बॉडी के अंदर, उस तो बाद आके उस जगह के उपर क्लॉट बनता है। समझ आया तुहानू? हुण अगे पढ़ना शुरू करो। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग के लिए ना तुहाडी बुक च भी ये टेबल बनया हुआ है, अगले पेज के उपर ये वाला टेबल तुसी भी खोल लो और नाल नाल मैं बोर्ड पर भी बना रहे। इस टेबल नू लर्न कर लो, तुहानू पढ़न की 1% भी लोड़ नहीं पएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। सब तो पहला जो ब्लड प्लेटलेट्स ने वो निकालते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। देखो थ्रोम्बोकाइनेज किस जगह पे आते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज सिर्फ उस जगह पे आएंगे जिथे इंजर्ड पार्ट है, कोई जिथे इंजरी हुई हुई है, अगर किते इंजरी हुई हुई है उत्थे की आएंगे हिमांश, थ्रोम्बोकाइनेज। इतना समझ आ गया, जिथे भी इंजरी होएगी उधर की आ जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज आ जाएंगे। आगे पढ़ो। थ्रोम्बोकाइनेज नु कैल्शियम दे आयंस आके इनू एक्टिवेट कर देंगे। मतलब थ्रोम्बोकाइनेज नु अगर तुसी स्टार्ट करना है तो तुहाडे ब्लड दे अंदर कैल्शियम नाम दे आयंस प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि कैल्शियम दे आयंस होना बहुत जरूरी है। इतना समझ आ गया। हुण कैल्शियम दे आयंस नाल मिल के की होएगा, जेड़ा थ्रोम्बोकाइनेज है, देखो हुण इधर देखो, पोरोथ्रोम्बिन, पोरोथ्रोम्बिन ये ब्लड दे अंदर पहला ही होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म दे अंदर होता है, इनएक्टिव होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता। जदों ही थ्रोम्बोकाइनेज आते ने इंजर्ड पार्ट दे उपर, ते कैल्शियम आयंस दे नाल मिल के वो की करते हैं, पोरोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है उन्होंने एक एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर दिता जाता है, किहदे अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। पहला इन्ना कुछ समझ लेने हैं, फिर अगे बाद चो पढ़ते हैं। पहला तुहाडे किसी बॉडी पार्ट दे कोई छोटी मोटी इंजरी होगी, उस इंजर्ड पार्ट के उपर की आ जाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज आ जाएंगे। फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम नाम के आयंस प्रेजेंट ने, वो कैल्शियम के आयंस की करेंगे, ब्लड के अंदर एक इनएक्टिव कंपाउंड हो रहा है, उसका नाम की है, पोरोथ्रोम्बिन। वो पोरोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, हाले कुछ नहीं कर रहा, तुहाडी बॉडी ते हाले कोई इंजरी नहीं है, मतलब इस वक्त तो कुछ नहीं कर रहा, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव पोरोथ्रोम्बिन को कैल्शियम के आयंस किहदे अंदर चेंज कर देंगे, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਥ੍ਰੋम्बोकाइनेज ने की किया, पोरोथ्रोम्बिन इनएक्टिव ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ करता, थ्रोम्बिन ਦੇ ਅੰਦਰ चेंज करता, कैल्शियम के साथ मिला था। हाँ, इन्ना समझ आ गया। इस ਨੂੰ स्टार्ट करने ਲਈ कौन चाहिए, कैल्शियम के आयंस चाहिए ने। ये अगर स्टार्ट हो जाएगा तो ये की करेगा, पोरोथ्रोम्बिन ਨੂੰ थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इन्ना समझ आ गया। हुण पोरोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, हुण देखो की होएगा।
हुण इस तो बाद ब्लड के अंदर की ने फिब्रोजन फिब्रोनोजन ये पहला ना ब्लड के अंदर सोल्यूबल पार्ट होंदा है फिब्रोनोजन सोल्यूबल पार्ट होंदा है ये थ्रोम्बिन आके इनू की करेगा फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा इनू इनसोल्यूबल च कन्वर्ट कर देगा ठीक है हुण तक आपां किन्ना समझ लिया इंजर्ड पार्ट के ऊपर थ्रोम्बोकाइनीज आए कैल्शियम ने की कीता थ्रोम्बोकाइनीज नू एक्टिवेट कीता थ्रोम्बोकाइनीज ने की कीता पोरोथ्रोम्बिन नू थ्रोम्बिन दे अंदर कन्वर्ट कीता हुण थ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन ने की कीता फिब्रोनोजन नू जेड़ा कि सोल्यूबल पार्ट सीगा ब्लड दे अंदर इत्थे लिख लो थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ने की कीता फिब्रोनोजन नू फिब्रिन दे अंदर चेंज करता फिब्रिन्स मतलब छोटे छोटे थ्रेड्स बन जाएंगे इनसोल्यूबल पार्ट है इन्ना समझ आ गया इस तो बाद की होएगा जेड़े फिब्रिन्स बने ने फिब्रिन्स ने जेड़े वो कन्वर्ट हो जाएंगे फाइबर्स दे अंदर हुण जदों तुहानूं चोट लग जाती है तुसीं देखिया होएगा चोट दे उपर ब्राउन कलर दा पपड़ी जी बन जाती है देखी है ना वो सारा की है मतलब आम लोगों को लगता है भी वो की है खून ब्लड सुक गया ऊपर वो ब्लड सुक्या नहीं होता वो असल च वाले फाइबर्स ने छोटे छोटे हाँ थोड़ी देर वो सारे इनसोल्यूबल फाइबर्स ने वो फिब्रिन्स जेडे फाइबर्स कन्वर्ट होए ने वो तुहाडी स्किन के ऊपर वो छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं ठीक है ये फाइबर्स की बनते हैं एक मैश बना लेंगे एक एवें दी एवें एक मैश बन जाएगी इन्नी टाइट मैश बन जाएगी ये अंदरों दी ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा इनू कहने ब्लड क्लॉटिंग ब्लड ने एक क्लॉट बना लिया क्लॉट बनने नाल की होएगा बॉडी के अंदर जेड़ा ब्लड है इस मैश तो बाहर नहीं पास नहीं हो पाएगा आ गया पूरा समझ एक बार तुसी ये वाला रिवाइज कर लो फर्स्ट स्टेप की होया सैकेंड स्टेप की होया थर्ड स्टेप की होया फटाफट रिवाइज करो फिर आप अगले पैराग्राफ पे चलते हैं हुण सब तो पहला आप समझांगे सिरम फिर समझांगे एंटीकोगुलेंट्स सिरम की हुंदे ने देखो जदों क्लॉट बन जाता है कि इंजर्ड पार्ट के ऊपर राहुल समझ आ रहा जदों इंजर्ड पार्ट के ऊपर क्लॉट बन गया 2 तो 4 मिनट के अंदर अंदर क्लॉट बन जाएगा हुण देखो हुण बहुत ध्यान नाल समझना क्लॉट का बनन का आखिरी स्टैप ते पहुंच जो पहला इत्थे मैं टेबल बनाया सीगा आखिरी स्टैप के अंदर की सीगे फिब्रिन्स सीगे मतलब वो जेडे फिब्रिन्स ने ना वो जेडे प्रेजेंट होंदे ने ब्लड के अंदर होंदे ने ब्लड के अंदर कित्थे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंदे ने ब्लड के अंदर ना प्लाज्मा पार्ट होंदा है ठीक है ब्लड का 60 to 70% जेड़ा पार्ट है ना ब्लड के अंदर प्लाज्मा होंदा है उस प्लाज्मा के अंदर फिब्रिन्स प्रेजेंट होंदे ने हुण ओ वाले फिब्रिन्स की मदद के नाल तां असीं उस इंजर्ड पार्ट के ऊपर क्लॉट बनाता मतलब उत्थों दी जेड़ा ब्लड क्रॉस करिया उस ब्लड के अंदरों असी प्लाज्मा के अंदरों फिब्रिन्स निकालते इन्ना समझ आ गया हुण की होएगा वो जेड़ा उधर ब्लड बच गया मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो मैं उरे एक छोटा जा इंजर्ड पार्ट बनाया इत्थे ब्लड आया ब्लड के अंदर की सीगा प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर की सीगे फिब्रिन्स सीगे ओ वाले फिब्रिन्स की मदद के नाल उरे की बन गया इंजर्ड पार्ट के ऊपर इत्थे क्लॉट बन गया समझ आ गया हुण ए वाले प्लाज्मा के अंदर फिब्रिन्स नहीं है ब्लड का ऐसा पार्ट प्लाज्मा जिहदे अंदर फिब्रिन्स ना प्रेजेंट होण हुण ओ वाला पार्ट किते भी जाके क्लॉट नहीं बना पाएगा और अगे क्लॉट नहीं बना पाएगा उस छोटे जे पर्टिकुलर पार्ट नूं असीं की बोलते हैं सिरम समझ आ गया एक बार फटाफट मैं शॉर्ट च दस देना सिरम की हुंदा है देखो ये एक छोटा जा इंजर्ड पार्ट सीगा उस इंजर्ड पार्ट दे कोल ब्लड पहुंचया ब्लड दे अंदर की सीगा प्लाज्मा प्लाज्मा दे अंदर की सीगे फिब्रिन्स फिब्रिन्स बाहर निकल गए प्लाज्मा तो बाहर निकल के उन्होंने इंजर्ड पार्ट के ऊपर क्लॉट बनाता मैश बनाती हुण तां नहीं है प्लाज्मा के अंदर फिब्रिन्स क्योंकि वो तो बाहर निकल के मैश बना चुके ने ऐसा प्लाज्मा जिहदे अंदर हुण फिब्रिन्स नहीं है अगर फिब्रिन्स नहीं है हिमांश तो हुण क्लॉट भी नहीं बन पाएगा विदाउट फिब्रिन प्लाज्मा नूं असीं की बोलते हैं सिरम बोलते हैं समझ आया बुक च पता नहीं किधर आएगा जदों आएगा आप बुक च दोबारा रीड कर लांगे हाले दसो तुहानूं समझ आया सिरम की हुंदा ठीक है हुण आपां समझदे हां एंटीकोगुलेंट्स की हुंदे ने बुक ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है इसलिए ध्यान नाल समझना देखो अगर मैनूं कोई भी इंजरी नहीं हुई है
अगर मैनू कोई भी इंजरी नहीं हुई, ठीक है हिमांश, तो क्लॉट तो नहीं बनना चाहिए ना। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल क्लॉट बन गया तो बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन च रह ही नहीं पाएगा। तो इस दे कारण सर्कुलेटरी सिस्टम के हैड यानी कि हार्ट के उपर बहुत बुरा असर पैंदा है। तो इस कारण असी हुण टॉपिक जिहड़ा पढ़ रहे हैं वो किहड़ा पढ़ांगे, एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लो करते हुए ब्लड नूं क्लॉट करन तो बचा के रखते हैं भी बॉडी के अंदर किते घूमते घूमते क्लॉट ना बन जाए, ये बड़ा ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी ह्यूमन वास्ते। उहदे वास्ते की है अपने को, देखो पढ़ो। सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम स्टीरेट आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। हेपरिन इन आवर बॉडी and hydrium found in the salivary gland of the leech are also anticoagulants। देखो पहला तो उसने आर्टिफिशियल को एंटीकोगुलेंट्स दसते। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स केड़े ने, सोडियम ऑक्सलेट, दो केमिकल्स ने केड़े केड़े, सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सीरेट। सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सीरेट एंटीकोगुलेंट्स ने, ये आर्टिफिशियल ने। साडी बॉडी के अंदर भी एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, केड़ा, हेपरिन। उन्होंने बोलिया ना, हेपरिन साडी बॉडी के अंदर एक प्रेजेंट कैमिकल है जेड़ा बॉडी के अंदर क्लॉट बनन ही नहीं देगा कभी भी। समझ आ गया? देखो अगे फिर उन्होंने बोलिया हिरुडिन। हिरुडिन जिहड़ा हैगा वो साडी बॉडी के अंदर नहीं है, वो कित्थे है, लीच के अंदर है, उन्होंने सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होंदा है एंटीकोगुलेंट। समझ आ गया? साडे तां ब्लड के अंदर है, उन्होंने सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होंदा है। चलो हुण समझदे हां रोल ऑफ विटामिन के इन द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पोरोथ्रोम्बिन। तुसीं समझिया सी ना, पोरोथ्रोम्बिन आया सी स्टैप नंबर 2 के अंदर। अगर ब्लड के अंदर पोरोथ्रोम्बिन नूं तुसीं बनाना चाहते हो तो तुहानूं विटामिन के अपनी डाइट च रखना जरूरी होएगा, ताही विटामिन के जिहड़ा हैगा तुहाडी डाइट च जाएगा और तुहाडे ब्लड के अंदर पोरोथ्रोम्बिन नूं बनाएगा। आ गया समझ? अगे पढ़ो। दीज प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग पोरोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोजन प्रोटीन बाय द लिवर सेल्स। फिब्रोजेंस नूं कौन बनांदा है? फिब्रोजेंस नूं लिवर दे सेल्स बनांदे ने। यानी कि फिब्रोजेंस नूं बनाना होए ਜਾਂ पोरोथ्रोम्बिन नूं बनाना होए, दोनों नूं बनाउण दे लई शक्तिमान की चीज़ जरूरी है? विटामिन के दा तुहाडी डाइट दे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये होएगा तां ही तुहाडी बॉडी च इंजरी दे टाइम ते क्लॉट्स बनणगे, नहीं तां नहीं। बर्गर च तां बिल्कुल नहीं होंदा। विटामिन के किहदे च होंदा? लवली। हाँ अगला देखो। हाँ पूछ की डाउट है सर? अंदर क्यों नहीं बन पाया सर? बॉडी के अंदर क्लॉट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि बॉडी के अंदर एक कैमिकल होता है एंटीकोगुलेंट हेपरिन, वो क्लॉट नूं नहीं बनन देगा। जेडे फिब्रिन्स ने पोरोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन, फिब्रिन्स तो फिब्रिन्स, फाइबर्स, वो कभी भी ब्लड के अंदर नहीं बननगे, बॉडी तो बाहर ही बननगे। ऐसी चीज़ का कौन ध्यान रखता है? हेपरिन। हेपरिन बॉडी के अंदर कभी भी क्लॉट नूं बनन तो नहीं देगा, रोक के रखता है क्लॉट बनन तो बॉडी के अंदर। ठीक है, इसलिए बॉडी के अंदर कभी क्लॉट बनता होया नहीं देखते असी, इसी चीज़ के कारण, एंटीकोगुलेंट के कारण। समझ आए? अगे पढ़ो। वाई डज द ब्लड नॉट क्लॉट विद इन द ब्लड वैसल? कहता साडी बॉडी के अंदर काफ़ी सारिया ब्लड वैसल्स ने। ब्लड वैसल्स के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसका क्लॉट क्यों नहीं बनता? सिर्फ ये तो आपने पढ़ लिया, क्या कुछ होर भी है वो पढ़ांगे हुण। ब्लड कंटेन एंड एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हेपरिन। इत्थे भी देखो वही गल आ रही है, ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है जिसका नाम की है? हेपरिन। दैट डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस विद इन द ब्लड वेसल। वो कभी भी अलाउ ही नहीं करेगा ब्लड के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन होने वास्ते। आ गया शक्तिमान पूरा समझ? चल फिर अगे पढ़। सर तो इसमें बाहर हो रहा होता है। हाँ, ये बॉडी तो अगर बाहर आ गए क्लॉट बनेगा, बॉडी के अंदर कभी नहीं बनेगा। बॉडी के अंदर हेपरिन कभी अलाउ ही नहीं करेगा क्लॉट बनने के लिए। समझ आया पूरा? तेनों क्लीयर है हिमांश? ठीक है, चल फिर अगे पढ़ते हैं। हुण बुक ने एक बॉक्स नूं हाईलाइट किया होया, उन्होंने थोड़ा ध्यान नाल समझना। देखो, ब्लड ब्लिस्टर्स
blood blisters are formed without the blood coming in contact with air. These may be formed due to the injury like a sharp pinch when the skin does not break. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬਲੱਡ ਬਲਿਸਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, हाँ शक्तिमान बाहर गया और पुलिस ने लगाए इधर 3-4 डंडे। उड़दा उड़दा जा रहा सी, पर उस दिन साइकिल से जा रहा सी, ठीक है। पिछों पुलिस ने 2-3 डंडे लगाए, फिर घर आके जब शीशे च देखा एवं डंडियां दे निशान भी बन गया सी, ठीक है। हुण देखो जिथे जिथे डंडा पिया होएगा एवं एवं निशान पए होंगे, ठीक है। जिन्हां नूं आपां पंजाबी च कहंदे आ नील पै जाएगा, नील पए होणगे पूरे, है ना। उस चीज़ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਬਲਿਸਟਰਸ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੰਚ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੰਚ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਲਿਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਬਲਿਸਟਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰ ਜਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਬੁੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ? ਬੁੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖ, blood blisters are formed without the blood coming in contact with the air. blood ਦਾ air ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? these may be formed due to the injuries like the sharp pinch when the skin does not break. ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰਨਾ, ਡੰਡਾ ਵੱਜਣਾ, ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਲੱਡ ਬਲਿਸਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? मैं मारी है तेरे कोई शार्प पिंच, हाँ देख, defibrinated blood, the blood from which fibrins has been removed is easy है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਬਰਿਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੋ, defibrinated blood. it ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਮ, it consists of serum and formed element does not clot. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਮ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਿਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਿਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫਿਬਰਿਨਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਮੂਵ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਜਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੌਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਬਰਿਨਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਫਿਬਰਿਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਬਲੱਡ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਿਰਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, that element does not clot. ਕਲੀਅਰ? ਸਰ ਵਹੀ ਸਿਰਮ ਜੋ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਿਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਲੌਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੌਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਛ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਲੌਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਤੇ ਸਕਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲੌਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਉਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਦਬਾਈ, ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੌਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਬਰਿਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਡੀਫਿਬਰਿਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਮ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੌਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੈਸੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਬ ਐਸੇ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਫਿਬਰਿਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ।
समझ आ गया? ऐसे ब्लड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡੀਫਿਬਰਿਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕੋਗੂਲੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਕੋਗੂਲੇਟਡ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ। ਟੇਕ ਸਮ ਬਲੱਡ ਇਨ ਅ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ, ਕਲੌਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਫਾਰਮਡ ਅ ਯੂਜੂਅਲ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੌਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੌਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਭਰਤਾ, ਬਲੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਟ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਲੌਟ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਿਬਰਿਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਵੀ ਫਿਬਰਿਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ? ਸਿਰਮ। ਆ ਗਿਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਪਾर्ट 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਪਰਿਨ डाल दिया फिर वो मिट जाएगा ना। ਹੈਪਰਿਨ ਨਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ platelets in the clotting, if the platelet fall to a very low count, coagulant occur very slow and led to the hemorrhage। hemorrhage ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਮੁੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਪਿਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਖੂਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਗਈ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਕ 'ਚ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਲ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਹੋਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੈਮੋਰੇਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲੱਡ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਹੈਮੋਰੇਜ। ਔਰ ਹੈਮੋਰੇਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ब्लड कैंसर वाले पेशेंट भी अगर गिर जाए ब्लीडिंग तो होती रहती है। ब्लड कैंसर वाले ਬਲੱਡ ਪਲੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਦੀ। ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਤਾਂ ਥ੍ਰੋੰਬੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ or bleeders disease. It is a genetic disorder in which the blood fail to clot when come out of the blood vessel through an injury. Clotting of blood requires some factors. Absence of any one factor may cause this disease. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, bleeders disease ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀਨ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਗੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਜੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਸੀ ਜੀਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ XYZ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਟਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਪਲੇਟਲੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਲੌਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਲੀਡਰਸ ਡਿਸੀਜ਼। ਐਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬਲੀਡਰਸ ਡਿਸੀਜ਼, ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟਿਚ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ।